बघेल ट्यूटोरियल्स ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी सिविल सेवक आकांक्षी लोग का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग समसामयिक घटनाओं पर चर्चा करेंगे। समसामयिक घटना केवल तथ्यों को याद कर लेना नहीं होता है, उसके साथ साथ हम लोगों को अपने करंट अफेयर्स के जरिए धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक विषयों को व्यवहारिक रूप से समझने का मौका प्राप्त होता है। तथ्य प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि तथ्य के परिणाम मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम लोग तथ्यों को याद करने के साथ साथ घटनाओं का विश्लेषण भी करेंगे। तो आइए देख लेते हैं आज के विषय क्या क्या हैं जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। आज हम लोग के दो विषय हैं, छत्तीसगढ़ में मानसून की प्रवृत्ति एवं कृषि की स्थिति। दूसरा है छत्तीसगढ़ में गौमूत्र की खरीदी। तो आइए शुरू करते हैं पहले विषय को। हम लोग आप हेडलाइन पढ़ रहे होंगे जो सरकार ने रिलीज़ किया है कि ये देख रहे होंगे आप कि 48,20,000 हेक्टेयर में होगी खरीफ फसल की बुआई। 28,20,000 हेक्टेयर में आप देख रहे हैं खरीफ फसल की बुआई होगी। यह आंकड़ा आप देख रहे होंगे तो प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह आंकड़ा परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि इस वर्ष खरीफ फसल का रकबा कितना है, सरकार ने कितना लक्ष्य रखा है। तो आप बताएंगे 48,20,000 हेक्टेयर इस वर्ष। और इसमें जो महत्वपूर्ण खबर है, जो कृषि की प्रवृत्ति है, थोड़ा उससे पहले हम लोग मानसून की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर करती है। तो जैसा जैसा मानसून चलेगा ठीक वैसा वैसा हमारी कृषि चलेगी। तो आइए थोड़ा सा मानसून के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, जो महत्वपूर्ण है और हम लोग को जानना ही चाहिए। तो देखिए, जो जून माह का अंतिम पखवाड़े के अंतिम दिनों में, पखवाड़े यानी कि पखवाड़े के अंतिम दिनों में, पखवाड़े का मतलब होता है फोर्टनाइट। कभी कभी कुछ ऐसे सरकारी कार्यक्रम होते हैं जो पखवाड़े पर चलाए जाते हैं, जैसे पोषण माह 1 पखवाड़ा तक चलाया जाता है। तो पखवाड़े का मतलब होता है फोर्टनाइट। यहाँ फोर्टनाइट 2 शब्द से मिला है, 14 नाइट से। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो 14 यानी कि क्या, 14 दिन। तो एक पखवाड़ा लगभग 14 दिन का होता है। और जो चांद कैलेंडर को फॉलो करते हैं, जो मून कैलेंडर को फॉलो करते हैं, जो लूनर कैलेंडर को फॉलो करते हैं, उनका लगभग 14.77 डेज का होता है, यानी 15-15 दिन के 2 पखवाड़े। तो इस तरीके से एक महीने में 2 पखवाड़े होते हैं। तो ये लगभग ये जो आप देख रहे हैं, जो सेंटेंस लिखा है, इसका मतलब है जून का अंतिम दिन, यानी 28 जून 29 जून के आसपास का। तो इस दौरान अगर मानसून की प्रवृत्ति देखें तो थोड़ी विपरीत थी पिछले वर्षों की तुलना में। आमतौर पर दक्षिण वाले भाग पर ज़्यादा वर्षा होती है शुरुआती समय में जब मानसून आता है। उसके बाद धीरे धीरे वो मध्य क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र की तरफ बढ़ता है। लेकिन इस बार ठीक इसके उलट हुआ। सरगुजा क्षेत्र में शुरुआती चरणों पर बारिश हुई, किसानों ने खेती के कार्य प्रारंभ किए, लेकिन अब वहाँ बारिश रुक चुकी है और रोपाई का काम वहाँ रुका हुआ है। स्थिति यहाँ तक हो गई है कि किसानों के बीच जीवन निर्वाह का संकट उत्पन्न हो गया है। संभाग आयुक्त ने पंचायत विभाग और वन विभाग को आदेश जारी किया गया है कि आप इनके लिए रोजगार की व्यवस्था करें। आप वनों से जो पुटूस होता है, लैंटाना कमारा होता है, उसकी सफाई कराएं। और पंचायत विभाग को बोला है कि आप तालाब की जो संरचना है उसको मजबूत बनाएं। तो इस बार जो छत्तीसगढ़ में मानसून है उसने शुरुआत से ही विचलन प्रारंभ किया। इस बार कि छत्तीसगढ़ ने मानसून ने, आपने कवर्धा में भी बारिश की खबर सुनी होगी, तो इसको भी लेकर चर्चा करेंगे कि कवर्धा एक वृष्टि छाया क्षेत्र है और वहाँ वर्षा हो रही है। तो वृष्टि छाया का मतलब क्या होता है? क्या वृष्टि छाया क्षेत्र में पानी बरसता ही नहीं है, और बरसता है तो कितना बरसता है? अनेक प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी लेकर कभी बात करेंगे। लेकिन इस बार मानसून में विचलन था। तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में फसल की बुआई क्रम से आगे बढ़ती थी, इस वर्ष
ऐसा नहीं हो पाया। शुरुआती चरणों में तो लग रहा था जो सरकार ने लक्ष्य रखा है शायद वो भी पूर्ण न हो, लेकिन अभी मानसून अपने रफ्तार में लौट गई है, विशेषकर दक्षिणी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ में तो बुआई अपना रफ्तार पकड़ रही है। तो आइए कुछ देख लेते हैं। और इस वर्ष जो फसल के रकबे का जो लक्ष्य रखा है वो बहुत ही रुचिकर है और आप लोगों को यह जानना ही चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, धान का रकबा 5,39,000 हेक्टेयर घटेगा, यानी कि धान का रकबा क्षेत्र में कमी आएगी। और यहाँ कमी आएगी तो मक्के का रकबा, कोदो, कुटकी, रागी यानी मोटे अनाज का रकबा, दलहन, तिलहन और अन्य फसलों के रकबों में बढ़ोतरी होगी। उद्यानिकी, अन्य फसलों में उद्यानिकी। तो जब धान का रकबा घटेगा तो उस जो क्षेत्र खाली होगा धान के रकबे में, उसमें दलहन, तिलहन, मोटे अनाज और मक्का की खेती बढ़ेगी। सरकार यही तो चाहती है कि धान की खेती कम हो। धान की खेती एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, इसमें बहुत अत्यधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। खरीफ फसल के दौरान जल की मात्रा में कमी नहीं होती है, लेकिन अगर हम लोग धान की खेती को रिप्लेस कर पाएँ अन्य फसलों से तो इससे कई लाभ हो सकते हैं। एक तो जल की बचत हो जाएगी और साथ में जो ये सप्लाई डिमांड का जो समीकरण होता है वो भी संतुलित होगा और किसानों को इससे लाभ होगा। तो धान की खेती पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और साथ में किसानों की आय की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो ये आप देख रहे हैं। तो इस बार देखिए, कोदो, कुटकी, रागी में भी बढ़ोतरी दर्ज होगी, ऐसा सरकार का मानना है। मक्का के रकबा में भी आप देख रहे हैं बढ़ेगा 9,000 हेक्टेयर। कोदो, कुटकी, रागी में देख रहे हैं 63,000 हेक्टेयर इसका रकबा बढ़ेगा। साथ में दलहन और तिलहन फसलों के रकबे में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे कृषि भूमि के लिए, किसानों की आय को लेकर, सरकार के लक्ष्य को लेकर। लेकिन ये सब हुआ किससे? ये जो आप देख रहे हैं प्रवृत्ति, ये अपने आप नहीं है। दरअसल इसके लिए सरकार ने कड़ी मेहनत की है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत, वे किसान जो धान की फसल लेने के बजाय उस खेत में कोई अन्य फसल लेते हैं तो उनको 9,000 रुपये प्रति एकड़ प्रदान किया जाता है। और ऐसे किसान जिन्होंने पिछले वर्ष जिस खेत में धान का फसल लिया था और इस वर्ष उस धान के स्थान पर सुगंधित धान, फोर्टिफाइड धान और वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें 10,000 रुपये दिया जाएगा। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना का प्रभाव है यहाँ पर धान का रकबा घटने का और अन्य फसलों को बढ़ने का। तो यहाँ पर आपके प्रीलिम्स के लिए क्या है साथियों, मेंस के लिए तो आप बताएंगे कि पर्यावरण की दृष्टि से, किसानों की आय की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही प्रीलिम्स में ये आप रखेंगे सरकार का लक्ष्य, ये पिछले साल से ज़्यादा है, लगभग 55,000 ज़्यादा है। ये लगभग 55,000 ज़्यादा है। पिछले वर्ष 47 लाख, लगभग 47 लाख हेक्टेयर के आसपास थी। पिछले साल कुल खरीफ फसलों का रकबा पिछले साल 47 लाख हेक्टेयर के करीब थी। इस वर्ष देख रहे हैं 48,20,000 हेक्टेयर है, तो बढ़ोतरी हुई है। आपको स्टेटमेंट कथन बनाकर दिया जा सकता है कि बताइए जो खरीफ फसल का रकबा है पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है, तो आप वहां शंका में पड़ सकते हैं। लेकिन ये आंकड़े आपकी सहायता करेंगे कि पिछले वर्ष 47 लाख हेक्टेयर रकबा था, इस वर्ष 48,20,000 हो चुका है। और स्वयं ये आंकड़ा ही पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में कि खरीफ सीजन 2022 में आप खरीफ फसल का रकबा बताइए, तो आप बताएंगे 48,20,000 हेक्टेयर। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जो तथ्य होते हैं वो प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और जो तथ्य के परिणाम होते हैं मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए चलते हैं दूसरे खबर की ओर। दूसरा खबर भी अत्यंत महत्वपूर्ण जान पड़ता है मुझे। छत्तीसगढ़ में गौमूत्र की खरीदी बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। दरअसल वर्ष आप देखेंगे तो
सरकार ने सुराजी गांव योजना का शुभारंभ किया था और इस योजना के 4 घटक थे, नरवा, गरुआ, घुरुआ और बाड़ी। इस गरुआ घटक के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने गौठान के निर्माण का फैसला लिया। छत्तीसगढ़ में लगभग 10,624 गौठान स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 8,408 संचालित हैं। इस गौठान में 20 जुलाई इस गौठान के जरिए 20 जुलाई 2020 को सरकार ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की थी। गोधन न्याय योजना की शुरुआत, इस योजना के तहत सरकार पशुपालकों से 2 रुपये किलो में गोबर खरीदती थी और उस गोबर से विभिन्न उत्पाद बनाए जाते थे, जैसे वर्मी कंपोस्ट, गौ कास्ट हो गया, दिया हो गया, पेंट हो गया। फिर उसको बाजार में विक्रय किया जाता है और इस गौठान के प्रबंधन की जिम्मेदारी महिला स्वयं सहायता समूह को है। तो सरकार ने इस वर्ष निर्णय लिया है कि 28 जुलाई जिस दिन हरेली का पर्व है, सावन मास की अमावस्या है, उस दिन सरकार इस गौमूत्र योजना का विस्तार करके, इस गोधन न्याय योजना का विस्तार करके गौमूत्र की भी खरीदी करने जा रही है। तो आइए देखते हैं इससे क्या हो सकता है। उससे पहले ये जानकारी लिखी हुई है, इसको आप नोट कर सकते हैं और अपने दिमाग का विस्तार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 28 जुलाई लिखा हुआ है, जिस दिन गौमूत्र की खरीदी शुरू की जाएगी। आइए इसके उद्देश्य भी लिखे हैं, यह काम कैसे किया जाएगा, परिणाम भी यहाँ लिखित हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आइए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग चित्र को जल्दी याद रखता है। तो ये देख रहे हैं गौठान है और इस गौठान का संचालन महिला स्वयं सहायता समूह करती है। गौठानों का प्रबंधन महिला स्वयं सहायता समूह करती है। और आप ये देख रहे हैं पशुपालक हैं जो पशुओं का पालन करते हैं, पशुपालक हैं। ये किसान भी हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ में हर किसान पशुपालक होता है। ये भूमिहीन कृषक भी हो सकते हैं, जो गोबर इकट्ठा कर सकते हैं। आगे देखते हैं, तो ये जो पशुपालक होंगे, कृषक होंगे, भूमिहीन कृषक होंगे, ये क्या करेंगे, ये गौमूत्र को इन महिला स्वयं सहायता समूह को 4 रुपये प्रति लीटर में बेचेंगे। इन महिला स्वयं सहायता समूह को 4 रुपये प्रति लीटर में बेचेंगे। अब इस गौमूत्र का क्या करेगी महिला स्वयं सहायता समूह? इस गौमूत्र से महिला स्वयं सहायता समूह कीट नियंत्रक बनाएगी, कीट नियंत्रक, और जीवामृत बनाएगी। जीवामृत को अंग्रेजी में ग्रोथ प्रमोटर भी कहते हैं, जीवामृत को। तो इस काऊ यूरिन से 2 प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, एक कीट नियंत्रक और दूसरा जीवामृत। कीट नियंत्रक और दूसरा जीवामृत। ये जो कीट नियंत्रक है, फसल पर होने वाले कीटों के आक्रमण को रोकेगा। कीट पत्ती में छेद कर देते हैं, पत्ती को खा जाते हैं, तना में छेद कर देते हैं, जिससे फसलों को हानि पहुंचती है। किसान इसके लिए बाजार से रासायनिक कीटनाशक खरीद के लाते हैं, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा अधिक होती है, और उस कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, जिससे उन्हें कीटों से तो मुक्ति मिल जाती है, लेकिन उसके परिणाम बहुत ही ज़्यादा भयावह होते हैं। उससे कि हमारी जो ज़मीन है बंजर होती जा रही है। साथ में जो महत्वपूर्ण किसान के साथी होते हैं, पर्यावरणीय किसान के साथी, केचुआ, बैक्टीरिया, उनको भी भारी मात्रा में क्षति पहुंचती है। तो यहाँ देख रहे हैं कीट नियंत्रक बनाया जाएगा और दूसरा जीवामृत बनाया जाएगा। ये जो जीवामृत है, ये जीवामृत क्या करेगा कि कीट नियंत्रक को तो समझ गए, ये कीटों के आक्रमण को रोकेगा। जीवामृत उस भूमि को फसलों के अनुरूप बनाने का कार्य करेगा। फसलों के अनुरूप कैसे? यानी कि वो केचुओं का और बैक्टीरिया जो हमारे पर्यावरण के वियोजक हैं, हमारे पर्यावरण के डीकम्पोजर हैं, जैविक पदार्थों को पुनः मिट्टी में मिलाने का कार्य करते हैं, उनके अनुकूल वातावरण बनाने में सहायता करेगा। कौन?
यह जीवामृत। तो महिला स्वयं सहायता समूह पहले यूरिन लेंगी 4 रुपए प्रति लीटर में, और इससे वो कीट नियंत्रक बनाएंगी, जीवामृत बनाएंगी, और इसको किसानों को बेच दिया जाएगा, इसको किसानों को बेच दिया जाएगा। आइए देखते हैं किसान इसको क्यों खरीदेंगे। इसको क्यों खरीदेंगे तो देखेंगे, क्योंकि यह जो रासायनिक कीटनाशक होते हैं, जो रासायनिक कीटनाशक होते हैं उसकी तुलना में इसकी कीमत मात्र 1/3 होगी। ये जो कीटनाशक, कीट नियंत्रक और जीवामृत बनेगा, उसकी जो कीमत होगी वो मात्र 1/3 रहेगी जो बाजार में मिलने वाले रासायनिक कीट नियंत्रक से। इसीलिए किसान इसको खरीदेंगे। तो आप देख रहे हैं, तो इससे क्या होगी, किसानों की लागत में कमी आएगी। तो इस भाई कीमत कम है, किसानों की लागत में कमी आएगी, साथ में पर्यावरणीय लाभ होगा, मिट्टी की जो बंजर बनने की प्रवृत्ति है रुकेगी, उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, किसानों की आय कम हो रही है, साथ में आप देख रहे हैं जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। और ये जो और ज़्यादातर गौ यूरिन कौन बेचेगा, महिलाएं बेचेंगी। गौ यूरिन, गोबर इकट्ठा करने का काम किसका होता है, गाँव में महिलाओं का होता है। तो इससे महिला सशक्तिकरण भी होगा। कुल मिलाकर यह विन विन सिचुएशन है। इस गौमूत्र की खरीदी, इससे कोई भी हानि नजर नहीं आती है, फायदे ही फायदे हैं, लेकिन इसका जो क्रियान्वयन है वो सही तरीके और दक्ष तरीके से करना पड़ेगा। तो इसको आप समझेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों यह। तो आज ये 2 ही खबर हैं, और इस 2 खबर में आप देख सकते हैं इधर ये जो है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आइए इसको देख लेते हैं। रासायनिक कीटनाशकों का खेती में उपयोग कम करने के उद्देश्य से गौमूत्र, देखो रासायनिक कीटनाशकों, देख रहे हैं यहाँ पर क्या उद्देश्य बताया है सरकार ने, रासायनिक कीटनाशकों का खेती में उपयोग कम करना, देख रहे हैं यही उद्देश्य है सरकार का। और किसानों को गौमूत्र से बने कीट नियंत्रक का सस्ते दर पर उपलब्ध कराना, ये उद्देश्य है, ध्यान में रखेंगे। कैसे करेगा, कुछ गौठान चिन्हित किए गए हैं जो 4 रुपए प्रति लीटर से खरीदेंगे, और फिर उसका गौमूत्र, कीट नियंत्रक और जीवामृत, ग्रोथ प्रमोटर तैयार करेगी, फिर उसको किसानों को बेचा जाएगा। परिणाम क्या होगा, गौमूत्र कीटनाशक बाजार में मिलने वाले रासायनिक पेस्टिसाइड का बेहतर और सस्ता विकल्प है। बेहतर यानी कि भूमि को दूषित नहीं करेगा, हमारे खाद्य पदार्थों में जो रासायनिक विषाक्त का जो परिमाण है वो कम होगा, और सस्ता है। अभी 1/3 बात किए हम लोग, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी फसलों का, और भी अनेक फायदे हैं, इसको आप कर लीजिएगा। तो आज के लिए साथियों इतना ही, आगे आते हैं अगली क्लास को लेकर।